एक समय की बात है। माता पार्वती कैलाश पर बैठी हुई अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि वह भगवान शिव के आने की आहट को भी समझ ना सकी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप किन विचारों में खोई हुई हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनका मैं उत्तर जानना चाहती हूँ। तब महादेव ने कहा कि आप अपने सवाल मुझे बताइए, मैं आपके हर सवाल का समाधान करूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे महादेव, क्या मनुष्य का भाग्य बदल सकता है? क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता? इस सवाल पर महादेव कहते हैं कि ठीक है, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिनसे आपको अपने सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, देवभूमि नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। फिर एक दिन वह सोचता है कि वह अपने बचपन के मित्र से मिलकर आए। फिर वह अगले ही दिन अपने मित्र से मिलने उसके गांव जाने लगता है। उसका वह दोस्त बचपन से ही एक पैर से अपाहिज और जुबान से गूंगा था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई छोटे बड़े गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी खुशी में चल रहा था क्योंकि वह बड़े दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है तो वह व्यक्ति भी पंडित के साथ सफर में चलने लगता है। उस आदमी को देखकर पंडित सोचने लगता है, चलो अच्छा हुआ, रास्ता आसान हुआ, अब रास्ता आसानी से कट जाएगा। और पंडित खुशी से उस व्यक्ति से उसका नाम पूछता है तो उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में कुछ ज्यादा उचित नहीं समझा। वह धीरे धीरे दोनों साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित जी से कहा, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में कार्य है, मैं वह कार्य समाप्त करके आगे आपसे मिलता हूँ। पंडित कहता है ठीक है, और वह वहां से चलने लगते हैं। कुछ ही देर बाद खबर फैली कि किसी व्यक्ति को बैल ने कुचल दिया है। जैसे ही बैल ने उस व्यक्ति को कुचल दिया, ठीक कुछ देर बाद ही धर्मराज पंडित के पास वापस आ जाते हैं। फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वह दोनों एक गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान एक घर दिखाई देता है। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी बढ़िया लग रही थी। पंडित के दोस्त का घर अभी भी काफी दूर था और रात होने के कारण पंडित धर्मराज से कहते हैं, रात होने वाली है, सारा दिन सफर करने से तुम भी थक गए होगे और भूख भी लग रही होगी, तो यहाँ पर हम भोजन करके यहीं पर विश्राम कर लेते हैं और आगे का सफर हम अगली सुबह जारी रखेंगे। धर्मराज ने कहा ठीक है, मुझे भी यहाँ पर किसी को कुछ पैसे देने हैं, तुम भोजन करके आराम करो, मैं थोड़ी देर के बाद आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद गांव में धुआं उठता दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, यह धर्मराज कुछ तो गड़बड़ है, वह जहां पर भी जाता है कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, वह व्यक्ति कुछ तो अजीब है। लेकिन फिर भी पंडित जी ने धर्मराज से कुछ पूछना उचित नहीं समझा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद आगे और एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र के भाई से मिलने जाना है, मैं उससे मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर वहां से धर्मराज चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखने लगता है कि वह कहां पर जाता है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तब धर्मराज मुस्कुराते हुए पंडित जी से पूछने लगते हैं, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था क्योंकि योग का साथ बहुत अच्छा लगता है, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ।
पंडित ने कहा, मुझे पहले से ही शंका थी, तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो। अगर आप ही अपना परिचय देते तो मुझे आसानी हो जाएगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया, मैं लोगों के प्राण हरने वाला यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण को हरण कर लेता हूँ। जिसकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी। फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर कुछ क्षण के लिए घबरा गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछते हैं कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। यह बातें सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह यमराज का भेजा हुआ दूत है तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि मैं उससे मिलने की बजाय वापस अपने घर चला जाऊं। कम से कम मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह आगे ही कुछ पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित जी को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज सच में यमदूत हैं, तो वह घबरा गया। अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से प्रसन्न दिखाई दे पड़ रहा था। अपने मित्र की आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा है और पैर से भी लंगड़ा था, इसलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर रोक पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित एकदम से हक्का बक्का रह गया। धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठे हर प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और मैं वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया और यही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण ही तुम कहलाओगे। अब पंडित ने पूर्णतः विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक समझदार व्यक्ति था, वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया और अचानक ही पंडित के मन में अपने मृत्यु के बारे में पूछने की भी इच्छा हुई और धर्मराज से पूछने लगा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो हर पल सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते। लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति या वस्तु या घटना के बारे में सोचने के लिए समय होता ही नहीं। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीवों के लिए अपने मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपने मृत्यु के बारे में जानकर दुखी हो जाता है। तुम अच्छे व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने के बाद आज के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे।
इतना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसकी क्रिया कर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित भी इसी तरह बचने का उपाय सोचने लगा। पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यही सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी कितने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने के बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु होगी ही नहीं। मंत्रियों की सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर ली। राजा के आदेश के बिना उसे पंडित की किसी से भी मिलने नहीं दिया गया, लेकिन पंडित कहीं भी जा सकता था ताकि पंडित को ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं नहीं आता जाता। धीरे धीरे महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अत्यंत ही वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो उसी दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। उसी रात पंडित डर के मारे जल्दी से सो गया ताकि वह रात जल्दी से बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी बीमारी के कारण वह स्वयं ही नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वेद को इसके बारे में बताने या कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती। तो उसी रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मानता, इसलिए कोई भी पहरेदार उसे नहीं रोकता और ना ही किसी तरफ की कोई पूछताछ होती। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरी पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वहां दूसरे राज्य में जाकर राजा के महल में पहुंच गया। उसे महल के पहरेदार ने भी नहीं रोका और ना ही पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम पहर होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया और राजा रानी सो रहे थे, वहीं पर पंडित जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो बहुत चक्का था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में कैसे गया और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वह उसकी यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उसे पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित हक्का बक्का हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जताकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंच गया। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके सामने आपके सैन्य कक्ष तक कैसे आया। आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली थी, जो आज होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का वाक्य सुनाया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का ये हिम्मत नहीं होगी कि वह राजा के सैन्य कक्ष में जाकर राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है।
राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि तुम्हें धर्मराज ने बताया था, आज तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित है कि आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि जिस राज्य से पंडित आया था उसे राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की सत्यता का प्रमाण मांगा। सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराजा, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा से पिछले 6 महीने तक पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उसे राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसे बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर उसने फांसी उसे नहीं दी तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा। लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा। तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराजा, पंडित को एक कच्ची सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपका कथन भी का मान रह जाएगा और कच्चे सुख के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत ही खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को यह भी पूर्ण विश्वास हो गया था कि सूत के धागे से तो किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए इस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले वह अपना काम कर गया। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे से झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर तड़प रहा था। उसी पर उसके गले से खून ही खून निकल रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्ची सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियत ने अपना काम कर दिया और धर्मराज की भविष्यवाणी सत्य हो चुकी थी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि यह कथा सुनकर यह बात तो निश्चित है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही रोचक अनसुनी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको ऐसी कहानियां मिलती रहें।